Hello, logical evening to all of you. Welcome to Vidig, and we are here to discuss Viome number 8 for CLAT 2026. Obviously, we have already declared कि ये वाला जो मॉक होगा दिस विल बी बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ क्लैट 2025 उसी को सिमुलेट करने की कोशिश की है. जस्ट एग्जाम लाइक पैटर्न को आप फील करने की कोशिश करो. ऑब्वियसली विद टॉपिक्स जो अभी रिलेवेंट है, जो अभी करंट में चल रहे हैं, उसको बनाया है जस्ट लाइक क्लैट 2025. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. पैसेज नंबर 1 की तरफ जाएंगे हम वीओम 8 में, विच इज 25th एससीओ समिट जो टियानजिन में हुई है, उसको रिलेटेड ये पैसेज है. सो एज यू ऑल नो कि इन द टाइम्स व्हेन यूएस इज heavily taxing or heavily putting on tariff on India and all other BRICS nations, उसी के इसी के लाइमलाइट में जो एससीओ की समिट हुई है, विच मोदी जी आफ्टर 6 years was meeting Xi Jinping and was visiting China for SCO summit as well as bilateral meeting. So वहां पर ये SCO summit बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो जो हमारा जियो पॉलिटिकल अभी स्टैंड है इस पूरे एरिया का, ऑल्सो फिर जो यूएस का जो एक कदम था, या यूएस का जो टैरिफ वाला पूरा एस्केलेशन था, उसके बाद फिर ये एससीओ समिट हुई है. तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने जोड़ने की, इंटीग्रेट करने की कोशिश की है. और उसमें से जो मेजर आउटकम्स थे, दैट इज इंडिया और चाइना के सुधरते हुए रिलेशंस थे, एंड ब्रिक्स का जो एक स्टैंड था 17 ब्रिक्स समिट का, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव और एंटी डॉलर बात हुई थी लगभग, जिसका रेपरकर्शन थ्रू टैरिफ भी देखने को मिला था. उसके बाद ये एससीओ समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि तियानजिन चाइना में हुई 2025 में. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ एससीओ. तो हमें पता है कि लेटेस्ट मेंबर जो एससीओ का जुड़ा है, और रादर द 10th मेंबर है, वो जुड़ा है बेलारूस. बेलारूस जो है वो लेटेस्ट मेंबर है और 10th मेंबर है जो एससीओ में जुड़ा है. तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 10 एससीओ के. और 10th मेंबर कौन है? लेटेस्ट बेलारूस. क्लियर है ये? मूविंग ऑन, द ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज ड्यूरिंग द 2025 एससीओ समिट रिफ्लेक्ट्स व्हिच कंट्रीज विजन. सो ये क्वेश्चन के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्योंकि ये सिमुलेट किया हमने क्लैट 2025 को, तो हमको देखने को मिला था कि आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस इन जी के, क्लैट ने 20 से 22 क्वेश्चन एज इट इज पैसेज में दिए थे, और कुछ क्वेश्चंस उसी में से, उस 2022 में से पैसेज से जो हम रेफरेंस लेके कर पा रहे थे सॉल्व, या पैसेज से आइडिया लेके सॉल्व कर पा रहे थे, तो उसी हिसाब से ये बनाया. तो सी, द ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज ड्यूरिंग 2025 रिफ्लेक्ट्स व्हिच कंट्रीज विजन. अब ये हमको क्या पैसेज में मिल रहा है, लेट अस हैव अ लुक. तो पैसेज की तरफ जब आप जाओगे, तो ये बिल्कुल बोल रहा है कि लीडर्स प्रपोज अ ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, इक्वालिटी एंड मल्टीलेटरलिज्म. यहां पर तो नहीं आंसर मिल रहा है, बट एज सुन एज आप आगे बढ़ोगे, लाइक वासुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल वासुदेव कुटुंबकम पे बेस्ड है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव. और हमको बहुत अच्छे से पता है वासुदेव कुटुंबकम किसकी उपज है या किसका थॉट है. तो डेफिनेटली वो इंडिया का थॉट है. मतलब अब आप समझो, वैसे ही क्लैट ने कोशिश करी थी बनाने की, वैसे ही हमने कोशिश करी है बनाने की, कि डायरेक्ट नहीं दिया कि जीजीआई इनिशिएटिव इंडिया के थॉट्स पे बेस्ड है. कैसे दिया है? वासुदेव कुटुंबकम से लिंक किया, जिससे आप डिराइव कर सकते हो, या इस रेफरेंस पे आ सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. इसका आंसर होना चाहिए इंडिया. क्लियर है? तो इस तरीके से यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, और बहुत स्पेसिफिक होना है आपको पैसेज को लेके. स्किर्मिश व्यू से आपको देखना है कि एकदम से आपको चलती नजर से जीके का पैसेज पढ़ना है. अदरवाइज अगर आप लाइक अदर सेक्शंस अगर पैसेज पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत डीले हो जाएगा, एंड इट विल नॉट बी फ्रूटफुल एज इट शुड बी. तो अपने को बहुत जल्दी नजरों से या स्किर्मिश व्यू से अपने को ये कीवर्ड ढूंढने हैं. जैसे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव था, तो हम ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव कीवर्ड दिमाग में लेके जल्दी जल्दी लाइन के ऊपर से निकलते, तो हमको ये यहाँ दिख जाता, और यहीं पर हम उसका रेफरेंस जो है वो ड्रॉ कर लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ एससीओ सेक्रेटेरिएट. अगेन, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन उसने पूछा था, जो है हमारे क्लैट 2025 में ब्रिक्स का पैसेज आया था, तो सिमिलरली ये एससीओ से जो स्टैटिक क्वेश्चन है कि एससीओ के सेक्रेटेरिएट की कौन सी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. तो ये हम सबको पता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि रशियन एंड चाइनीज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन. विच मैच द फॉलोइंग एससीओ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस विद देयर लोकेशंस. अब देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है.
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बिल्कुल ये आसानी से बन जाएगा। ये पूछ रहा है एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ है। तो एक तो आपको डायरेक्ट पता है कि भाई बीजिंग में होना चाहिए सेक्रेटेरिएट। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं भी पता है तो ये बात तो क्लियर है कि चाइना में ही एससीओ का सेक्रेटेरिएट है। तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस भी कैसे काम करता है वो देखो। अब वी आर लेफ्ट विथ दो ऑप्शंस कि बीजिंग ताशकेंत और रोटेटिंग प्रेसिडेंसी या बीजिंग बिश्केक और शंघाई। अब इसमें देखो तीसरा ये बोल रहा है कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, कौन हेड करता है हर बार स्टेट की काउंसिल को, तो क्या शंघाई हेड करता है? बिल्कुल नहीं। तो अगेन एक और एलिमिनेशन का प्रोसेस लगाया, ये एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही एक ही ऑप्शन बचा कि बीजिंग में इसका सेक्रेटेरिएट है, रैट्स जो एससीओ के अंडर एक एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है अलग से, वो ताशकेंत में हेडक्वार्टर्ड है, और हेड ऑफ स्टेट काउंसिल की मीटिंग हर बार रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के थ्रू होती है। सो दैट्स इट। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है मैं बार बार बोलता हूं कि वो इजी होते हैं अगर आपने थॉरोली किसी टॉपिक को पढ़ा हुआ है या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या आपका सब्जेक्टिव नॉलेज क्लियर है, तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। अब सी इसमें भी आपकी कोशिश क्या करनी कि क्या आप रेफरेंस ड्रॉ कर पा रहे हो क्या, किससे? पैसेज से। अब ये बोल रहा है, स्टेटमेंट्स देखते हैं अपन कि 25th एससीओ समिट में द टियानजिन डिक्लेरेशन कंडेम्ड टेररिज्म। ठीक है, यहां पर एक कीवर्ड मिल रहा है अपने को, इंक्लूडिंग द पहलगाम अटैक, एक कीवर्ड ये मिल रहा है, एंड कॉल्ड टू एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। अब वैसे ही हमने एससीओ पढ़ा हुआ है कि हाँ हमें पता है कि क्योंकि इसके पहले कभी भी पहलगाम अटैक को जो है कंडेम नहीं किया गया था। इसके पहले जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसमें पहलगाम अटैक का कोई जिक्र भी नहीं था। एंड ये न्यूज आई थी कि टियानजन डिक्लेरेशन में इसी को देखने को मिला था कि इंडिया को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है चाइना, इन अ लाइट ऑफ कि यूएस जो है अगेंस्ट जा रहा है इंडिया के। तो वहां पर कंडेम किया गया था टियानजिन डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक को। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बट क्या ये हम पैसेज से भी ढूंढ पा रहे हैं क्या? एक बार विल हैव अ लुक कि अगर हमें नहीं भी पता है तो क्या ये पैसेज से हम ढूंढ पा रहे हैं। तो हम बिल्कुल पैसेज की तरफ जाके देखते हैं कि इन्होंने बोला है, सिर्फ पहली लाइन में ही बोल दिया कि टियानजन डिक्लेरेशन कंडेमिंग टेररिज्म। अब वो जो वर्ड हमने कीवर्ड डाला था वो यही मिल गया, कंडेमिंग टेररिज्म, एंड एंड करना चाह रहा है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो मैं तो बोल रहा हूं कि आपको पहलगाम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से ही हमें आंसर मिल गया, या हमने रेफरेंस ड्रॉ कर लिया कि हाँ बिल्कुल इन्होंने कंडेम किया था। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल उसको कंडेम किया था। नेक्स्ट बोल रहा है द समिट लॉन्च द एससीओ डेवलपमेंट बैंक एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये बोल रहा है कि समिट ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक लॉन्च करने की बात करी है और वो रिप्लेस करेगा एआईआईबी को। तो थोड़ा फिशी से लग रहा है कि यार एआईआईबी इतना अच्छा इनिशिएटिव उसको रिप्लेस क्यों करेगा। तो हम फिर से पैसेज की तरफ भाग जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या पैसेज ये बता पा रहा है क्या हमको। तो ये देखो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये मेंबर सपोर्टेड स्टेबलाइजिंग ट्रेड एंड डिस्कस्ड क्रिएटिंग एन एससीओ डेवलपमेंट बैंक। अब एससीओ डेवलपमेंट बैंक क्रिएट करने की बात करी, पर क्या इसने कहीं पर बोला कि एआईआईबी को रिप्लेस करा? नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका जो सेकंड हाफ है ये रिप्लेसमेंट वाला, ये गलत बोल रहा है। फिर बोल रहा है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज प्रपोज टू एडवांस विजन ऑफ सॉवरेनिटी इक्वालिटी एंड मल्टीलेटरलिज्म। ये बिल्कुल हमने अभी चेक किया था जब हमसे जीजीआई पूछा था कि किसके आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, इंडिया के, वहीं पर लिखा हुआ था ये कि सॉवरेन इक्वालिटी और मल्टीलेटरलिज्म के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड हेंस हमको ये समझ में आया कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 ये क्या है, सही स्टेटमेंट्स हैं। फर्दर आगे चलते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन रिगार्डिंग द एक्सपांशन एंड पार्टनरशिप ऑफ एससीओ। तो यहाँ पर अब देखो ये आपका फैक्चुअल नॉलेज या आपका स्टैटिक नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये बोल रहा है टर्की इज अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ। तो ये हमको पता है कि टर्की उसका फुल मेंबर है ही नहीं, क्योंकि हमने क्लास में एससीओ के मेंबर्स याद करके रखे हैं, के आर, आईसीयू, टिप, और हमें पता है कि बेलारूस 10th है। तो इसमें जो टी है वो हमें पता है टी फॉर तजिकिस्तान है, तो वहां पर कहीं पर भी हमें दूसरा टी टर्की दिख नहीं रहा है, मतलब वो फुल मेंबर एससीओ का नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया। अब दो तरीके कि आपने एक स्टेटमेंट भी पता कर लिया इस मेथड से जो अपने को याद था, तो अब एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो कि अगर वन गलत हो गया एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। अब आप सोचो कि क्वेश्चन हम जाएंगे जरूर इन इन अगले स्टेटमेंट्स पे, पर अगर यही पता चल जाए अपने को इस सिंपल मेथड से कि हमें पता थे मेंबर्स कौन कौन है, तो सोचो ये तो काम ही खत्म हो गया। सो ये कितना इजियर हो गया हमारे लिए। सो ये बात समझो। अब उसके बाद देखो कि लाओस वाज ग्रांटेड डायलॉग पार्टनर स्टेटस एट टियानजिन समिट। बिल्कुल, लाओस को अभी नया डायलॉग पार्टनर बनाया है। अब एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेट और डायलॉग पार्टनर दोनों होते हैं,
तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, 2 और 3। तो ये हमारे लिए इजी हो गया काम, एलिमिनेशन के मेथड से भी हो रहा है। नेक्स्ट पैसेज पे चलेंगे, विच इज अबाउट मणिपुर कैप्चरिंग पब्लिक इमेजिनेशन ऑन May 3, 2023। सो आपको पता है कि मणिपुर में इट वाज अबाउट कुकी वर्सेस मैटेई, देन वो फर्दर एस्केलेट हुआ, थोड़ा सा वहां पर जो गवर्नेंस है या जो स्टेट की गवर्नेंस है वो बिगड़ती हुई दिखी है। वहां पर बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम देखने को मिले हैं। पीपल वर बीटन ऑफ, पीपल वर बीटन टिल डेथ। और इस बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो वहां पर अलग पिक्चर्स आए थे वहां से, या बहुत डिवास्टेटिंग वहां से खबरें आई थी। उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंट रूल भी लगाया था, तो उसी को लेके ये पैसेज है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलेटिव पीस वॉज प्राइमरली बिटवीन। दो तरीके, ऑलरेडी हमें पता है कि जो मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट है इट इज बिटवीन कुकी एंड मैतेई, ये हमें पता है। अगर हम नहीं भी पता है, अगर हमको ये नहीं पता होता तो दूसरा अपना तरीका क्या। देखो, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। कि पहला, द फर्स्ट इंस्टेंस, यू नीड टू लुक एट द क्वेश्चन। अगर आपको डायरेक्टली पता है, लाइक इन केस अगर आपको पता है मैतेई कुकी, डोंट वेस्ट एनी सेकंड। आपने 3 सेकंड में किया खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप श्योर हो उसको लेके। अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर, तो द सेकंड प्रोसेस इज कि फटाफट से आप एक हल्की नजर से कहां पर ढूंढोगे, हल्की नजर से आप ढूंढोगे पैसेज में। ठीक है, सो हल्की नजर से अगर अपन पैसेज में ढूंढेंगे कि कुकी कुकी मैतेई ये कहीं ऑप्शन में है क्या, तो ये हमको मिल गया कि इट वाज ब्रोकन बिटवीन मैतेई एंड कुकी। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका कि आपको पता है, झट से सॉल्व करो, आगे बढ़ो। दूसरा, पैसेज में देखा, मिल गया, सॉल्व करो। तीसरा है, अगर यहां पर भी नहीं मिलता तो अपन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये 3 तरीके हर एक क्वेश्चन में लगाओगे और फटाक से आप क्वेश्चन को फिर उसके आगे छोड़ दोगे। अगर इन 3 तरीके से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन से आप एजुकेटेड गैस नहीं लगा पा रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी 2 ऑप्शन तक नहीं लेके आ पा रहे हो कि 2 एलिमिनेट करके, तो फिर आप वो क्वेश्चन छोड़ दो, आप उसको मत लगाओ ये 3 प्रोसेस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। अब सी, अगर आप ये कैपिटल सेवन सिस्टर्स हो गए या नॉर्थ ईस्ट हो गए, इनकी कैपिटल नहीं बता पा रहे, तो आपको डूब मरना चाहिए बिना पानी के। क्योंकि ऑल द वे अलोंग हम लोग हमारे स्कूल के एजुकेशन में, हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इंडिया का मैप देखते आ रहे हैं, इंडिया के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को पढ़ के आ रहे हैं। और अगर हमें अभी भी नहीं पता है कि भैया क्या है कैपिटल, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैपिटल क्या है मणिपुर की? इम्फाल है। क्या है कैपिटल? इम्फाल। सो और आपके लिए ये है कि प्लीज याद कर लो, नॉर्थ ईस्ट से किसी भी स्टेट का कैपिटल कभी भी पूछ सकते हैं, इवन ज्योग्राफी भी पूछ सकते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय की शिलोंग है, आइजॉल है मिजोरम की, इम्फाल है मणिपुर की, एंड कोहिमा इज ऑफ नागालैंड। ये आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, बेयर मिनिमम आपसे इतना रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये बोल रहा है मणिपुर शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। अगेन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी आप कैसे करोगे? कोई भी अगर इंटरनेशनल, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कोई भी अगर इंटरनेशनल कंट्री अगर न्यूज में है, कोई डोमेस्टिक हमारा स्टेट जो है वो न्यूज में है, तो आप एटलस में उसको बस 2 मिनट के लिए आप उसको देखोगे, उसको विजुअलाइज करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, मार्क करोगे और एड्रेस करोगे कि वो रीजन, वो कंट्री है कहाँ, उसके आसपास की क्या ज्योग्राफी है। बस इतना आपसे एक्सपेक्टेड है। तो मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर किससे शेयर करता है? ऑब्वियसली म्यांमार से शेयर करता है, ये याद रखने की बात है। सी, ये हमारा मणिपुर है ना, और ये सॉरी, ये हमारा म्यांमार है और ये हमारा मणिपुर है, ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। राइट, इसमें जो ऑप्शंस थे वो थे बांग्लादेश, तो बिल्कुल बांग्लादेश से शेयर करता नहीं दिख रहा है, भूटान से शेयर करता नहीं दिख रहा है, तो और नेपाल तो और यहाँ पर है, तो उससे भी शेयर करता हुआ दिख नहीं रहा है मणिपुर। किससे दिख रहा है? सिर्फ म्यांमार से। ठीक है, मूविंग ऑन। विच वॉज वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स ऑफ May 23 मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। तो हमको मेन ट्रिगर क्या था मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का? मेन ट्रिगर कुकी वर्सेस मैतेई का ये था कि मैतेई लोगों का इंक्लूजन हो रहा था शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में, जो कि कुकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उसके अपोजिशन में रैलीज वगैरह हो रही थी, एंड वो एस्केलेट हो गया इस पूरे बड़े डिस्प्यूट में। राइट, या बड़े सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में। नेक्स्ट अपन चलेंगे, अब देखो फिर से स्टैटिक लड्डू आपके लिए होना चाहिए, आप इतनी न्यूज पढ़ते आ रहे हो, ये आपकी जनरल अवेयरनेस, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स टेस्ट करेंगे कि आप इतने दिन से बात कर रहे हो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने, भाई प्रेसिडेंट रूल लग गया, चीफ मिनिस्टर को वहां से हटाया गया, तो कौन थे? तो वो थे एन बीरेन सिंह। कौन थे आउटगोइंग मणिपुर के चीफ मिनिस्टर? एन बीरेन सिंह। राइट, नेक्स्ट, विच रिलीजियस कम्युनिटी डू मेजोरिटी ऑफ मैतेईज। अब ये मैतेईज मांग रहे थे एसटी का दर्जा, और ये है मेजोरिटी, यही सबसे बड़ा लफड़ा है। और ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते हैं हिंदुइज्म को।
किसको बिलोंग करते हैं? माइटेज हिंदुइज्म को। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज पे अपन आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंटरवीन टू स्टे सेवरल कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको पता है कि इस बार हमारे नेशनल पॉलिटिक जो नेशनल पॉलिटिकल अरीना है, या जो हमारा पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस का जो सब्जेक्ट है, उसमें से इस बार वन ऑफ द प्रायर मोस्ट या मोस्ट प्रायर टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। एंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिलीजिंग सम वर्डिक्ट, स्टेइंग सम प्रोविजंस एंड अपहेल्डिंग सम प्रोविजंस, ये और ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो इसलिए अपन इसको फिर से देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेंस से वक्फ को। सो ये बोल रहा है व्हाट डज द टर्म वक्फ बाय यूज रेफर टू। अब वक्फ बाय यूज आपको पैसेज में भी मिल जाएगा कि वक्फ बाय यूज मतलब क्या होता है, और आपको ये भी मिल जाएगा, और आपको ऑलरेडी भी पता है कि वक्फ बाय यूज क्या होता है। तो आप अगर पैसेज में भी ढूंढोगे और आपको जनरली भी पता चल जाएगा कि वक्फ बाय यूज मतलब क्या होता है, कि एक प्रॉपर्टी जिसको treated as a वक्फ ड्यू टू लॉन्ग टर्म रिलीजियस और चैरिटेबल यूज विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब यूजुअली वक्फ होता है गिफ्ट, या जो आप डोनेट कर देते हो लैंड चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, वो होता है वक्फ। पर वक्फ बाय यूज होता है कि बहुत टाइम से एक कोई जमीन है, एक कोई प्रॉपर्टी है, वो अगर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो जाती है, तो उसको लंबे समय तक यूज के हिसाब से बोल देते हैं कि अब ये तो वक्फ हो गई, अब तो ये वक्फ को ही वक्फ की ही जमीन मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 25 से अबाउट द इनहेरिटेंस राइट। अगेन ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा, और वैसे भी आपको पता है कि इनहेरिटेंस को लेके इन्होंने क्या बोला है। ठीक है, इनहेरिटेंस को लेके इन्होंने क्या बोला है तो जब आप इसमें ढूंढोगे जल्दी जल्दी नजर करके, तो आपको कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का राइट मिल जाएगा। ये मिल गया, देखो, विमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट रिसीव इनहेरिटेंस बिफोर प्रॉपर्टी बिकम्स वक्फ। कि ये वाला प्रोविजन ये बोला इनहेरिटेंस को लेके, ये प्रोविजन बोला इनहेरिटेंस को लेके कि अभी पहले अगर कोई मतलब किसी की जान चली जाती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी वक्फ कन्वर्ट होने से पहले विमेन और चिल्ड्रंस को एक ड्यू इनहेरिटेंस दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी में। राइट, सो ये इसका प्रोविजन है। नेक्स्ट, दो स्टेट बाय एससी हु हैज द पावर टू डिक्लेयर वेदर अ प्रॉपर्टी इज वक्फ अंडर द अमेंडेड लॉ। तो ये हमको पैसेज में भी मिल जाएगा, और हमें याद भी है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको किसके पास राइट है? सी, जब आप ढूंढोगे, सो वेरिफेबल मैकेनिज्म एडिशनली कोर्ट अपहोल्ड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू डिक्लेयर वक्फ लैंड एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इंक्वायरीज। तो किसको हमने दी है ताकत? हमने दी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आफ्टर इंक्वायरी ये ताकत दी है कि किसके पास पावर है टू डिक्लेयर वेदर अ प्रॉपर्टी इज वक्फ अंडर द अमेंडेड लॉ और नॉट। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अगेन नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेट विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जब आप ये भी पैसेज में ढूंढोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसपे क्या लगाया है? स्टे लगाया है, रोका है उन प्रोविजंस को। तो वो है 5 ईयर रूल रिक्वायरिंग क्रिएटर टू हैव प्रैक्टिस्ड इस्लाम। इस वाले अलॉन्ग विथ मैनी अदर, इस वाले प्रोविजन पे जो है स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सो ये याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट पैसेज आ रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि हमारे पिछली बार या हम जो सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें हिस्ट्री का भी एक पैसेज दिखा था, तो वहां से जलियांवाला बाग और उसके बाद हमें हिस्ट्री के भी पैसेजेस देखने को मिले, तो हमने वहां से क्विट इंडिया मूवमेंट को इमिटेट करने की कोशिश की है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखो। व्हाट वाज इंटरमीडिएट, आपको पता है क्विट इंडिया वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल का एक मूवमेंट था, जो कि एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था जब हमने आजादी पाने की कोशिश की थी। तो ये बोल रहा है कि इमीडिएट कॉज क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो अब इमीडिएट कॉज हमें पता भी है, पर क्या हमें पैसेज में मिल रहा है? तो इमीडिएट कॉज हमें बिल्कुल मिल रहा है। ये देखो, द इमीडिएट कॉज सीधा सीधा मिल गया, वॉज फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो इस तरीके से अगर आप पैसेज पे भी नजर डालोगे, अब ये पैसेज में क्यों दिख रहे इतने? क्योंकि हमने सिमुलेट करने की कोशिश की है क्लैट 2025 को, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पैसेज से रेफरेंस ड्रॉ हो रहे थे या डायरेक्टली पैसेज में मिल रहे थे। तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन डायरेक्टली हमें पैसेज से मिल गया। राइट, नेक्स्ट बोल रहा है ड्यूरिंग द सेकंड फेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वर कॉमनली अंडरटेकन बाय पीजेंट। तो बोल रहा है सेकंड फेज। अब देखो, ढूंढने का मेरे को एक और तरीका सुनाता हूँ कि अपन दो कीवर्ड दिमाग में रखेंगे और फिर जल्दी जल्दी से पैसेज को ढूंढेंगे कि सेकंड फेज और पीजेंट, क्या इनको लेके हमें पैसेज में कुछ मिल रहा है जल्दी से? तो आप देखते हैं अपन सेकंड फेज। ठीक, देखो इनिशियल फेज तो यहाँ मिल गया, मतलब इसी के बाद सेकंड फेज होगा। राइट, सो
ये दिखा। सेकेंड फेज, फोकस शिफ्टेड टू कंट्री साइड विच विटनेस अ मेजर पीजेंट रिबेलियन, पीजेंट भी मिल गया हमें। पीपल अटैक्ड सिंबल्स ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी इंक्लूडिंग रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ वायर्स, पोल्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ये हमको मिला है। क्या ये ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन हमको यहाँ देखने को बिल्कुल मिल रहा है कि अटैकिंग कॉलोनियल सिंबल्स, जो हमने देखा वहां पे रेलवे ट्रैक, स्टेशन एंड टेलीग्राफ वायर्स। तो इस तरीके से हमें पैसेज से जो है जल्दी से फटाफट उसमें से अपने को नजर मार के ये कीवर्ड ढूंढ के हम ऐसे आंसर्स फाइंड कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम अर्लियर मास मूवमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या डिफरेंस था। तो ये तो हमें बिना ही पैसेज में जाए के पहले ही पता है कि क्विट इंडिया ने फाइनली बोल दिया था, डायरेक्टली बोल दिया था ब्रिटिश से कि आप भाई इंडिया छोड़ दो, कोई नेगोशिएशन कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए। अब बात आ गई है डू और डाई की, आप सीधे इंडिया छोड़ो, क्विट इंडिया, हमको कोई नेगोशिएशन, कोई नया बिल या हमको कोई कंसिलेशन नहीं चाहिए, इस बार आप सीधे की सीधे इंडिया छोड़ो। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सोशल इंपैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सोशल इंपैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ रहा है, जो कि हमें पैसेज में भी मिल जाएगा, बट हमको भी पता है कि ग्रेटर सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड देखने को मिला था, स्टूडेंट्स लीविंग स्कूल्स, पीपल विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। ये सारी चीजें हमको देखने को मिली थी एज अ सोशल इंपैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑब्वियसली आप अगर एलिमिनेशन भी करना चाहोगे इसमें, तो भाई डिक्लाइन तो नहीं हुआ था क्विट इंडिया के बाद नेशनलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ये सोशल इंपैक्ट तो नहीं हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, ये तो वर्ल्ड वॉर टू के का इंपैक्ट है कि वर्ल्ड वॉर टू की वजह से इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। और इंक्रीज इन सपोर्ट फॉर ब्रिटिश रूल, ये भी नहीं हुआ था। तो एलिमिनेशन से भी आपका आंसर डी ही आना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब क्या पूछने की कोशिश कर रहा है ये पूछने की कोशिश कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछ रहा है। तो वो हमने अभी देखे थे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुए थे उसके, कि लार्ज स्केल विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक्स एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सारी बातें हुई थी क्विट इंडिया में। एंड ये था जो कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे, वेयर डिड गांधी जी गेव कॉल डू और डाई। अब देखो, अब ये लड्डू क्वेश्चन है और ये स्टैटिक से भी क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़पेपर भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये बार बार, जब भी क्विट इंडिया की एनिवर्सरी आएगी, बार बार ये दिखेगा कि डू और डाई। ये गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे से गांधी जी ने कॉल दिया था, डू और डाई, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, सो ये हमें पता है। नेक्स्ट, और ये 8 अगस्त से कहीं कहीं 9 अगस्त मिलता है कि इस दिन को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल को खत्म करके क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। और डू और डाई का एक नारा दिया था ग्वालियर टैंक मैदान के अपने स्पीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये लास्ट है, क्योंकि हमने 2025 को एज इट इज इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है, तो इट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे पे ये पैसेज है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया है, और इसी के साथ जो है हमारा इंडिया का जो स्पोर्ट्स को लेके पूरा का पूरा इस अरीना में बात हो रही है, क्योंकि इस बार ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए, कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, इसलिए हम स्पोर्ट्स में बहुत ही पिक एंड चूज करके पढ़ेंगे। लाइक वर्ल्ड कप वगैरह हुए हैं वो पढ़ेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वगैरह आई है, तो कुछ इनिशिएटिव है, बस वही पढ़ने की कोशिश करेंगे इस साल स्पोर्ट्स में। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात तो हुई है, पर भैया कब सेलिब्रेट किया जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन। तो ये तो हम डेज और थीम्स पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल आंख बंद करके होना चाहिए कि 29 ऑफ हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, जो कि हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स लेजेंड। तो हमको ऑलरेडी पता है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी नेशनल स्पोर्ट्स डे पे मनाई जाती है, बट क्या हम रेफरेंस भी ड्रॉ कर पा रहे हैं, अगर मान लो आपको नहीं याद है कि किसके बर्थडे पे मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो क्या हम रेफरेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं क्या, जो हमारा सेकंड इन लाइन मेथड होगा किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम देखते हैं कि एवरी ईयर ये बनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जिसको पॉपुलरली हम हॉकी विजार्ड या हॉकी का जादूगर बोलते थे। तो यहां से भी रेफरेंस हमको उठा के मिल गया कि यार हॉकी का जादूगर, एंड इवन सिर्फ हॉकी ही पता लिखा है उसमें, तो ही हमें पता है कि ध्यानचंद। कपिल देव क्रिकेट, पीटी उषा ट्रैक एंड फील्ड से, मिल्खा सिंह अगेन ट्रैक एंड फील्ड से, ये दोनों हमारे ट्रैक एंड फील्ड से, हमारे रनर्स हैं, जंपर्स हैं, और ये एकमात्र आदमी बचे मेजर ध्यानचंद। तो हमने पैसेज से भी रेफरेंस ड्रॉ कर लिया कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही ये स्पोर्ट्स डे उनके ही बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025? अब देखो, थीम याद करने के मैंने दो तरीके आपको बताए कि एक तो क्या है कि अगर बहुत छोटी थीम है तो आप उसको एज इट इज ही याद करोगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मान लो थीम बहुत लंबी है तो आप उसमें तीन चार कीवर्ड उठाओगे जो एक तरीके से आपको किस डे की थीम है, वो तीन चार कीवर्ड्स वो डे भी आपको रिमेंबर करने में याद करा दें कि मैंने कौन से डे की थीम है, और वो दो तीन कीवर्ड जो याद करें वो इंडिविजुअलिटी दिखाएं ऑप्शंस में, कि और किसी ऑप्शन में वो दो तीन यूनिक कीवर्ड्स ना दिखें। तो ये थीम याद करने का आसान तरीका है। अब यहाँ पर जो थीम पूछी है, और क्योंकि हमने पैसेज को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रायर रखा है 2025 क्लैड के हिसाब से, तो क्या ये थीम का रेफरेंस हमें मिल रहा है? जब आप ऑप्शन पढ़ोगे, फिटनेस फॉर ऑल, प्ले एवरीडे स्ले एवरीडे, खेल में एकता, देश में एकता, एक घंटा खेल के मैदान में, क्या इसमें से कुछ भी रेफरेंस मिल रहा है क्या? ये थोड़ा और ज्यादा आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, तब आपको जाके इसमें दिखेगा थीम का, ठीक है। National observance, since then it has been served when the government India launched the Fit India movement on the occasion encouraging students to embrace fitness as a way of life, is being celebrated under Fit India mission, which urges citizens to dedicate, ये देखो ये बोल रहा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है फिट इंडिया मिशन के अंडर, जो बोलता है सिटीजन्स को डेडिकेट करना 60 मिनट्स डेली फिजिकल एक्सरसाइज। अब आप देखो कि कितना ज्यादा, अगर यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा अटेंटिव या थोड़ा सा आप एज ले लोगे किसी से अपनी स्मार्टनेस या अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में कि यार मैंने ये पढ़ लिया 60 मिनट्स डेली पे बेस किया गया इस बार का नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो क्या इसको रेफर करके मुझे आंसर मिल रहा है 60 मिनट्स? बिल्कुल मिल रहा है कि एक घंटा खेल के मैदान में, प्रोवाइडेड कि आपको इतना बेसिक मैथ्स पता हो कि 60 मिनट्स मतलब 1 आवर होता है, तो फिर आप ये आराम से लगा लोगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? अब देखो, ये इतने सालों से हमारा हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये 4 साल जब आप 4 इयर्स तक आप लगातार एक्सीलेंस अचीव करते हो स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो इंडिया या प्रेसिडेंट हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देते हैं। हालांकि ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी इसका नामकरण किया है, पहले सालों से इसका नाम चला आ रहा था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सालों से क्या नाम चला रहा था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। अभी बहुत ज्यादा आपने पढ़ी है, ये इजी बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन, आपने ये वीकली राउंड अप में पढ़ी, हर जगह पढ़ी है कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है रिप्लेस करती है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को। बिल्कुल सही बात है। तो हमें इसके लिए ये फैक्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इसके पहले जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी वो 2001 में थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन 6 की पिलर्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट। 6 की पिलर्स, ये हमने पढ़ा है, अभी हमने ये वहां पर भी देखा था जुलाई के जी क्रैकर की क्विज जो आपने अटेंड करी थी। इसलिए बोलते हैं कि नंबर ऑफ चीजें जो होती हैं जो आपके लिए, नंबर ऑफ प्रोग्राम से, चाहे वो जी क्रैकर हो या कोई सी चीज हो, उसको देखा करो तो आपको सुन के ही कई बार वो दिमाग में रह जाएगा। अगर आपने जी क्रैकर में भी सुना होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बना होगा कि 6 नहीं 5 ही की पिलर्स से, मैंने पांचों की पिलर्स आपको दिखाए भी थे कि कौन कौन से 5 की पिलर्स है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो ये तो हट ही गया। अब मैं बताता हूँ कि अपना जब आप एक एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे, है ना, थोड़ा सा आप किसी और से ज्यादा स्मार्ट होगे कि सेकंड तो हट ही गया है, तो सेकंड तो हट ही गया, सेकंड तो हट ही गया, सेकंड तो हट ही गया, तीसरा ऑप्शन पढ़े बिना ही मुझे पता चल गया कि आंसर 1 और 3 है। बाकी आप पढ़ लो तो भी ठीक है कि पॉलिसी मैंडेट्स इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स इनटू स्कूल करिकुलम, तो ये वन ऑफ द 5 पिलर्स है, ये 5th पिलर है, ठीक। सो ये 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये 5 पिलर्स हैं, ग्लोबल स्टेज पे एक्सीलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिटनेस वगैरह, पीपल मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन विद एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं, द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज मनसुख मांडवीय एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज रक्षा खड़से। अब आप देखो कि वैसे तो मैंने आपको बार बार बोला है कि यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मिनिस्टर्स, की एक फ्री का क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपके सामने रोज के रोज न्यूज़पेपर में मिनिस्टर आते हैं, आप रोज के रोज अपने कंटेंट में मिनिस्ट्री पढ़ते हो। तो मैंने आपको जो एक्टिविटी फॉलो करने का बोला है कि जब जब आप अपने कंटेंट में मिनिस्ट्री पढ़ो कोई सी, झट से उसका मिनिस्टर लिख लो, तो इस प्रैक्टिस से आप जितनी बार मिनिस्टर लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगे, कोई अलग आपको उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, ये बेयर मिनिमम में आपका काम हो जाएगा। बट अगर हमको मनसुख मांडवी और रक्षा खड़से, रक्षा खड़से तो नहीं भी पता हो सकता कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, बट मनसुख मांडवी तो पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो क्या हमने छोड़ दिया इसको? क्या हमने पैसेज में देखा एक भी बार कि गलती से इनका नाम है? यही आपको हर क्वेश्चन के साथ करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पैसेज को थोड़ा सा तवज्जो देनी है जीके में भी, स्पेशली जब पिछले 2 साल से क्लैट खुद तवज्जो दे रहा है, अनसीन पैसेज जैसे क्वेश्चन बना रहा है। अब आप देखो कि डायरेक्टली भले ही नहीं लिखा है, बट मुझे दिख रहा है
कि यूथ एज एम्फेसाइज्ड बाय मनसुख मांडवी एंड रक्षा खड़से, कि ये लाइफस्टाइल इंडियन की ठीक होना चाहिए स्पोर्ट्स से, ये दो लोगों ने एम्फेसाइज किया, मनसुख मांडवी, रक्षा खड़से। तो क्या यहाँ से थोड़ा सा हमें दिमाग लगा पा रहा था कि हाँ ये दोनों का नाम लिया है, मतलब ये दोनों ही हो सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगर आपको ये भी हो सकता है कि दोनों नाम एक्सचेंज ना हुए हों, तो आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स तो पता ही है मनसुख मांडवी, और एक नाम आपको कहाँ से मिल गया, पैसेज से, रक्षा खड़ से, तो बोथ 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस हमने देखे, बहुत ही क्विक मैनर में हमने देखे कि आई डोंट वांट यू टू आई डोंट नीड सो मच ऑफ योर टाइम कि आप इस एनालिसिस में लगाओ, आप बस जो हमारे बेसिक प्रोसेस है उसको फॉलो करो। और क्योंकि क्लैट को सिमुलेट किया था हमने ये वाला मॉक, तो इस तरीके के पैसेजेस के लिए आप तैयार रहो कि आपको पैसेज को भी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस देनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस बियोम नंबर 8। Thank you for being here and have a good day.